नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश उन्नाव से बड़ी खबर। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में मनी आजादारी। शानो शौकत और अदब एहतराम से मनाया गया योम आशुरा। उन्नाव जनपद के मियागंज ब्लॉक अंतर्गत नगर पंचायत हैदराबाद स्थित छोटी मस्जिद के पास शाही शकूर इमामबाड़े में मुहर्रम का योम आशुरा इस वर्ष भी पूरे शानो शौकत, जोशो खरोश और अदब एहतराम के साथ मनाया गया। इस पवित्र मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करते हुए एक मुहर्रम से मजलिस से नोहा ख्वानी और मातम का सिलसिला जारी रहा। शाही शकूर इमामबाड़ा में हुसैनी अंजुमन रजाई मुस्तफा की ओर से मजलिसों का आयोजन किया गया। इमामबाड़े के मतवल्ली मोइन रजा और बबलू एवं हाफिज कारी के नेतृत्व में दरूदों सलाम और नियाज का आयोजन किया गया। जगह जगह लंगर व सबील लगाए गए। ज़ायरीन के लिए विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवानों का इंतजाम किया गया। ताज़ियादार हजरत इमाम हुसैन की याद में पंचायती ताज़िये के बाद बस्ती के विभिन्न क्षेत्रों से नारे हुसैनी बुलंद करते हुए, मातम करते हुए और नोहे पढ़ते हुए करबला पहुंचे। इस मौके पर शायरों ने भी अपने कलाम पेश किए। कत्ल ए हुसैन असल में मर्ग ए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। पूरा कार्यक्रम थाना आसीवन के एसएचओ और हैदराबाद पुलिस चौकी स्टाफ की निगरानी में शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। जुलूस करबला पहुंचकर संपन्न हुआ। इस मौके पर नगर पंचायत हैदराबाद अध्यक्ष ब्रज किशोर वर्मा, मुतवल्ली मोइन रजा, मुहर्रम कमेटी अध्यक्ष फयाज अली, उपाध्यक्ष इरफान खान, भट्टो अंसारी, शकील खान, सभासद मास्टर रणजीत सिंह, लंबरदार व समाजसेवी नीरज वर्मा, कल्लू भाई, चांद तारा, रियाज उल हसन सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। एनटीवी न्यूज के लिए रविशंकर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश उन्नाव से बड़ी खबर। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में मनी आजादारी। शानो शौकत और अदब एहतराम से मनाया गया योम आशुरा। उन्नाव जनपद के मियागंज ब्लॉक अंतर्गत नगर पंचायत हैदराबाद स्थित छोटी मस्जिद के पास शाही शकूर इमामबाड़े में मुहर्रम का योम आशुरा इस वर्ष भी पूरे शानो शौकत, जोशो खरोश और अदब एहतराम के साथ मनाया गया। इस पवित्र मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करते हुए एक मुहर्रम से मजलिस से नोहा ख्वानी और मातम का सिलसिला जारी रहा। शाही शकूर इमामबाड़ा में हुसैनी अंजुमन रजाई मुस्तफा की ओर से मजलिसों का आयोजन किया गया। इमामबाड़े के मतवल्ली मोइन रजा और बबलू एवं हाफिज कारी के नेतृत्व में दरूदों सलाम और नियाज का आयोजन किया गया। जगह जगह लंगर व सबील लगाए गए। ज़ायरीन के लिए विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवानों का इंतजाम किया गया। ताज़ियादार हजरत इमाम हुसैन की याद में पंचायती ताज़िये के बाद बस्ती के विभिन्न क्षेत्रों से नारे हुसैनी बुलंद करते हुए, मातम करते हुए और नोहे पढ़ते हुए करबला पहुंचे। इस मौके पर शायरों ने भी अपने कलाम पेश किए। कत्ल ए हुसैन असल में मर्ग ए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। पूरा कार्यक्रम थाना आसीवन के एसएचओ और हैदराबाद पुलिस चौकी स्टाफ की निगरानी में शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। जुलूस करबला पहुंचकर संपन्न हुआ। इस मौके पर नगर पंचायत हैदराबाद अध्यक्ष ब्रज किशोर वर्मा, मुतवल्ली मोइन रजा, मुहर्रम कमेटी अध्यक्ष फयाज अली, उपाध्यक्ष इरफान खान, भट्टो अंसारी, शकील खान, सभासद मास्टर रणजीत सिंह, लंबरदार व समाजसेवी नीरज वर्मा, कल्लू भाई, चांद तारा, रियाज उल हसन सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। एनटीवी न्यूज के लिए रविशंकर की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आज कानपुर देहात के कस्बा रानिया में हाईवे के किनारे एनएचआई द्वारा चिन्हित किए गए मकानों, दुकानों को बिना मुआवजा दिए जाए गिराने के प्रयास के विरोध में पीड़ित भवन स्वामियों और दुकानदारों ने रानिया पड़ाव मीटिंग पर एनएचआई द्वारा किए जा रहे अन्याय के विरुद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया है। उक्त मकान आबादी लगभग 100 वर्ष पुरानी है। तब पीडब्ल्यूडी व एनएचआई का ही नहीं, सन 2004-2005 में जब 4 लेन का निर्माण हुआ था, तब सीमा में आए मकानों, पक्के निर्माण वालों को पूरा मुआवजा दिया गया था, जबकि एक 6 लेन निर्माण में एनएचआई प्रशासन द्वारा देने में आनाकानी कर रहा है, जिसके चलते लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से पैदल मार्च कर अपनी मांगें पूरी करने के लिए अनुरोध किया है। एनटीवी न्यूज 24/7 लाइव से मनीष कुमार, कानपुर देहात ब्यूरो चीफ। राजनीति से काम तक,
अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। बदायूं के कादर चौक थाना क्षेत्र में पिछले दिनों 10 जून एक किशोरी के अपहरण की वारदात हो गई थी। हिंदू नाबालिग किशोरी को मुस्लिम युवक ले गया था। थाने पर 20 जून को धरना प्रदर्शन के बाद किशोरी को थाना पुलिस ने तमिलनाडु से बरामद किया। अब किशोरी ने बरामद करने वाले दरोगा के ऊपर ही यौन शोषण का आरोप लगा है। पुलिस किशोरी को बयानों के लिए जब कोर्ट में ले गई तो उसने वहां भी दरोगा के खिलाफ ही कलमबंद बयान दर्ज करवाए। कल शाम को किशोरी को बाल कल्याण समिति ने उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। तब पूरा मामला उजागर हुआ। हरिओम दरोगा का बदायूं से ट्रांसफर बदायूं से जनपद शाहजहां हुआ था, जो कि रवाना होकर शाहजहांपुर पहुंच गया। दरअसल कादर चौक थाना क्षेत्र की एक किशोरी को मुजक्किर नाम का युवक विगत 9 जून को अपहरण करके अपने साथ ले गया था। इसके बाद परिजनों ने थाने में मुजक्किर और उसके 2 साथियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। घटना के बाद परिजनों के साथ हिंदू संगठनों ने भी थाने पर प्रदर्शन किया था, जिस पर पुलिस ने जल्द किशोरी को बरामद करने की बात कही थी। किशोरी की लोकेशन तमिलनाडु में मिली, जिसकी बरामदगी के लिए थाने का दरोगा तमिलनाडु गया और किशोरी को बरामद करके लाए। थाने ले जाने के बाद किशोरी को दरोगा हरिओम ने अपने कमरे में रखा और डरा धमकाकर उसके साथ यौन शोषण की घटना को अंजाम दिया। वहीं आरोपी मुजक्किर को पुलिस ने जेल भेज दिया है। बरामदगी के बाद जब किशोरी को बयानों के लिए ले जाया गया तो उसने बताया कि तमिलनाडु में तो उसके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन दरोगा जी ने थाने में लाने के बाद उसके साथ कमरे में यौन शोषण की घटना को अंजाम दिया। बाल कल्याण समिति द्वारा किशोरी को परिजनों के सुपुर्द करने पर उससे सारी जानकारी अपने परिजनों को दे दी गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी दरोगा का अन्य जनपद में ट्रांसफर हो गया है। बदायूं से एनटीवी न्यूज के लिए संपादकीय रिपोर्ट। क्या हुआ था बेटा आपके साथ? तमिलनाडु से लाया था हरिओम दरोगा, फिर हमारे कमरे में ले गया था। साथ हमारे संग जबरदस्ती गलत काम किए थे उसने। कहाँ पे? कमरे में अपने मारने की धमकी भी दी थी। मतलब थाने में? कहाँ अपने कमरे पे? हाँ, थाने में अपने कमरे में अलग। अच्छा, आपने किसी से शिकायत की? नहीं। कोर्ट में क्या बयान दिया आपने? कोर्ट में हमने यही बोला था, मतलब दरोगा ने हमारे से जबरदस्ती की है, मारने की भी धमकी दी थी। इसके बाद बस नहीं बोला। फिर आपने किसको, परिवार वालों को बताया आपने? हाँ, मम्मी पापा को बताया और वो भैया थे उन्हें भी बताया। तो भैया जब रो रही लड़की कह तो गलती काम करो हो। अच्छा, हाँ, थाने में किया था? हाँ, थाने में रोई लड़की बड़ी लल्ली से कह हमें नहीं बताई, बाने लल्ली ने हमें बताई मम्मी ऐसे बात है। अच्छा, तो हमने सुनी तो हमें करी मालूम पड़ी। हमने अपने बिरादरी लोग जैसे ऐसे करो है। इनने कादर चौक थाने की बात है सर? हाँ, कादर चौक थाने की तो वजह से जो लफड़ा मचो है। कादर चौक पे धरना प्रदर्शन चल रहा था, क्या मामला? आज कादर चौक में जो एक लड़की, हिंदू लड़की को एक मुस्लिम लड़का ले गया था, वो लड़की की रिकवरी अभी तक नहीं हो पाई थी, इसीलिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा था। इसमें मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि लड़की की लोग से मिल गई है, टीम गई है, जल्दी रिकवरी कर लेंगे और भी इनकी जो समस्या है उनका शीघ्र निराकरण होगा। मैं स्वयं जाँच करूँगा और भी अगर किसी की लापरवाही पाई जाती है या कोई दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। उन्नाव जिले के सीवन थाना क्षेत्र के खरगौरा गांव में बुधवार दोपहर दर्दनाक हादसे में खेत में काम कर रही महिला और उसका बेटा करंट की चपेट में आकर मौत का शिकार हो गए। घटना में बुजुर्ग नानी सहित
2 महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांव निवासी रामराज ने रामबख्श सिंह का खेत बटाई पर लिया था, जिसमें गांव धान की रोपाई की तैयारी हो रही थी। बुधवार को रामराज की पत्नी माया 50 वर्षीय और बेटा रवि उर्फ सोनू 30 वर्षीय खेत में बेल उखाड़ने गए थे और इसी दौरान उनकी बेटी की ससुराल से आई मां शिवरानी 65 वर्षीय भी खेत में मदद कर रही थी। बताया जा रहा है कि पास की सरकारी ट्यूबवेल से निकाली अर्थिंग वायर खेत के चारों ओर लगे कंटीले तार से छू रही थी, जिसमें पूरे तार में करंट फैल गया। माया सबसे पहले करंट की चपेट में आ गई। मां को बचाने की कोशिश में बेटा रवि भी करंट में चपेट में आ गया। शोरगुल सुनकर शिवरानी बचाने दौड़ी तो वह भी झुलस गई। इस बीच पड़ोसी महिला सुनीता पत्नी वीरपाल भी बचाव के लिए पहुंची और करंट की चपेट में आ गई। ट्यूबवेल के पास बनी झोपड़ी से पहुंचे बुजुर्ग हीरालाल ने तुरंत बिजली का स्विच बंद किया और तब तक ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। घायलों को आनन फानन में सफीपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने माया और रवि को मृत घोषित कर दिया। हालत गंभीर होने के कारण शिवरानी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि सुनीता का इलाज निजी चिकित्सालय में चल रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मां बेटे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना से गाँव में शोक का माहौल व्याप्त है। एनटीवी न्यूज 24/7 लाइव से संवाददाता रविशंकर की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप? क्या हुआ था, घटना कैसे हुई थी? कौन? कई लोग, कितने लोग थे? हाँ, कितने लोग थे? 4 जने थे, 3 जने। अच्छा, तो जी जो है तो फादला को पहले महीना तार पर पंजा पाऊँ 4 महीना बच्चे सोनी छुड़ावे लाग और सोनू चपक गए। फिर आपने देखा तो क्या किया? हमने सब उठावा बंद करके तब उठावा जाएगा, बोर बंद करके तब उठावा जाए। अच्छा, वो वहाँ से काटी है लाइट आपने? हाँ, नहीं, यहाँ भीतर से लाइट, मतलब वो बटन दादी बटन बंद कर तब वो चपके पड़े रहा, तो हम बटन दादी सबसे पहले आपने नहीं देखा? हाँ, और सब नहीं देखे तब हम सोचे बोर बंद किए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। गरीब दलित परिवार की जमीन पर दबंगों द्वारा किया जा रहा अवैध रूप से कब्जा। पीड़ित दलित परिवार लगातार लगा रहा न्याय की गुहार। पुलिस के आला अधिकारियों व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पीड़ित परिवार ने लगाई इंसाफ दिलाने की गुहार। पीड़ित परिवार ने कुछ दबंग लोगों पर फर्जी दस्तावेज दिखाकर जमीन कब्जा करने का लगाया आरोप। पीड़ित परिवार के मुताबिक दबंगों द्वारा दी जाती है जाति सूचक गालियां व जान से मारने की धमकी। अपनी ही जमीन पर न दिखने की पीड़ित परिवार को दबंगों द्वारा दी जा रही धमकी। पीड़ित परिवार ने सुनवाई न होने पर लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से न्याय दिलाने की मांग के साथ दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा पीड़ित परिवार। थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के बरोरा हुसैनबाड़े स्थित जाली वाली मस्जिद के पास का मामला। एनटीवी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ। धर्मेंद्र कुमार। हमारी ज़मीन का मसला ये है, ये बरौरा हुसैनबाड़ी जाली वाली मस्जिद के पास, ये हसीर में मुसीर बेग और शहजाद जो ठाकुरगंज के रहने वाले हैं, ये फर्जी दस्तावेज दिखा के हमें परेशान करते हैं और यहाँ हम जब आते हैं गाली देते हैं जात सूचित पे, और भाग जाओ चमार साले ऐसे गाली देते हैं और मार डालने की धमकी देते हैं। हमने शिकायत इसकी की है ठाकुरगंज थाने में की है, बड़े अफसर के पास और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, और ये और कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। हम चाहते हैं ये हसीर बेग मुसीर बेग शहजाद इन पर सख्त कार्रवाई की जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। आज कानपुर देहात के कस्बा रानिया में हाईवे के किनारे NHAI द्वारा चिन्हित किए गए मकानों दुकानों को बिना मुआवजा दिए जाए गिराने के प्रयास के विरोध में पीड़ित भवन स्वामियों और दुकानदारों ने रानिया पड़ाव मीटिंग पर NHAI द्वारा किए जा रहे अन्याय के विरुद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया है। उक्त मकान आबादी लगभग 100 वर्ष पुरानी है। तब PWD व NHAI का ही नहीं, सन 2004-2005 में जब 4 लेन का निर्माण हुआ था, तब सीमा में आए मकानों पक्के निर्माण वालों को पूरा मुआवजा दिया गया था, जबकि एक 6 लेन निर्माण में NHAI प्रशासन द्वारा देने में आनाकानी कर रहा है, जिसके चलते लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से पैदल मार्च कर अपनी मांगें पूरी करने के लिए अनुरोध किया है।
NTV न्यूज 24/7 लाइव से मनीष कुमार, कानपुर देहात, ब्यूरो चीफ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं NTV न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 4 वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देकर के कई गुना लाभ हमारे औद्यानिक किसानों को प्राप्त हो सके, बागवानों को प्राप्त हो सके, इसके लिए 4 पैक हाउस भी बनाए गए हैं। ये पैक हाउस प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो है ही, यहां के साथ साथ अमरोहा में, सहारनपुर में और वाराणसी में भी ये सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। इसके माध्यम से हम औद्यानिक फसलों के साथ जुड़े हुए जो बागवान हैं उनको इस बात का प्रशिक्षण देते हैं कि एक्सपोर्ट के लिए वैरायटी की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, किस देश में किस प्रकार का एक्सपोर्ट होना है और उसके लिए किस किस प्रक्रिया के साथ उसे गुजरना है और उसके अनुरूप पहले दिन से तैयारी होती है। मैं अभिनंदन करूंगा कि मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से, ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से जूझती हुई दुनिया में हमारे अन्नदाता किसानों के द्वारा अपने खून और पसीने की कमाई से तकनीक का उपयोग करते हुए जो बेहतरीन प्रदर्शन किया जा रहा है, आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। किसानों के साथ हम लोगों ने औरैया में संवाद किया और मुझे अच्छा लगा कि आलू के बाद मक्का की खेती और मक्का के बाद धान की खेती, 3-3 फसल किसान ले रहा है। अकेले मक्का की खेती में 1 एकड़ में 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट कमा रहा है हमारा अन्नदाता किसान। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि उसने अब आधुनिक तरीके से खेती करना प्रारंभ किया, उसका परिणाम हमारे सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही गन्ने में नई तकनीक उसके सामने आई है, बीज आया है। अभी हम लोगों ने इसके लिए कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र नए तरीके से कार्य कर रहे हैं और इन्हीं तरीकों को आगे बढ़ाने के लिए अब उद्यान विभाग, वन विभाग और अन्य निजी क्षेत्र के भी सहभागिता के माध्यम से अब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर फलदार वृक्ष हो, इमारती लकड़ी के वृक्ष हो, छायादार का हो, पर्यावरण अनुकूलित या फिर मेडिसिन प्लांट का हो, औषधीय वृक्षों के लिए भी व्यापक पैमाने पर कार्य प्रारंभ हुआ। मुझे याद है 2017 को जब हम लोगों ने वृक्षारोपण के महाअभियान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, प्रदेश में मुझे 5 करोड़ पौध नहीं प्राप्त हो पाई थी और इस बार जब एक पेड़ मां के नाम के महाअभियान के साथ एक विराट वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ हम जुड़ने वाले हैं, 9 जुलाई को हमारे पास 50 करोड़ पौधा इस समय प्लांटेशन के लिए तैयार खड़ी है। ये वही प्रदेश है जहां 5 करोड़ नहीं मिलता था, आज 50 करोड़ से अधिक पौध हमारे पास मौजूद है। ये उत्तर प्रदेश की नई प्रगति दिखाती है, कैसा जंप 5 करोड़ से 50 करोड़ तक हम पहुंचे हैं। अनेक ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिसका लाभ प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर मैं भी आपसे अपील करूंगा इस अवसर पर कि 9 जुलाई को एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं NTV न्यूज, सच की आवाज। आइए देखते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर। उन्नाव जनपद के कस्बा आसीवन में मुहर्रम जुलूस के दौरान गुरुवार रात 2 युवकों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। इसी बीच एक युवक मोहम्मद कैफ पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
हमला पड़ोसी गांव कादरपुर से आए युवक कैफ और उसके साथियों द्वारा किया गया है। घायल कैफ को सर्जन तत्काल मियागंज से लेकर पहुंचे हैं, जहां से डॉक्टर्स ने गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया। उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। इस मामले में आसीवन थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित के पिता राजू की ओर से आरोपी कैफ व 3 अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एनटीवी न्यूज के लिए रविशंकर की बड़ी खबर। शासन की योजना विफल नजर आ रही है। ग्वालियर से 30 किलोमीटर दूरी पर कॉलोनी स्थित है। 25 से 30 साल से निवास कर रहे हैं, परेशानी से जूझ रहे हैं। सड़क में गड्ढे हैं, सड़क तालाब में तब्दील है, पेयजल की समस्या है, पंचायत की ओर से कचरे की गाड़ी नहीं आती है, सड़क का पानी घरों में जा रहा है, गंदा पानी गड्ढों में जमा हो रहा है, मच्छर का प्रकोप पनप रहा है, कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे स्कूल जाने में असमर्थ हैं। रोड में गड्ढा है, चलने फिरने में बुजुर्गों को, बच्चों को स्कूल में जाने के लिए सुविधा होती है। और जैसे वर्षा होती है तो पानी भर जाता है, घरों में भी पानी भर जाता है। गाँव में आधार भी दे लेकिन यहाँ पे व्यवस्था नहीं कर रही है सरकार ने। तो ये सरपंच से मैंने कई बार रिक्वेस्ट भी किया है, लेकिन यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। तो बहुत देखो आप दोनों का एग्री करिए, ये वहाँ तक इधर भी दे, हाँ इधर भी। पंच को दिया था एक, तो वो भी कुछ नहीं है कि यहाँ पे आपको क्या कहा उन्होंने? एक प्रति ले ली है। कलेक्टर तो नहीं थे, सीएम थे, कौन थे, सीओ थे। हाँ, उसके बाद अभी तो कोई नहीं है उनका रुझान। आश्वासन दिया? आश्वासन दिया, यही बोला देखेंगे बस। तो यहाँ के जो पार्षद है वो नहीं सुनते। पार्षद नहीं है, वही है सरपंच है। हाँ सरपंच सेक्रेटरी। 30 किलोमीटर पड़ता है। हाँ 30 किलो दूर। सोशल मीडिया पर सियासी रार, डिप्टी सीएम और एक्स सीएम में तकरार, नंबर का हेरफेर और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती सियासत का क्या बेजोड़ उदाहरण देखने को मिला है। टूटी फूटी और खस्ता हाल सड़कों के बारे में जब डिप्टी सीएम से पूछा गया तो जवाब के बदले आम जनता को मिला पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नंबर। दरअसल छत्तीसगढ़ में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ बीजेपी सरकार जी जान से लगी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक नंबर पोस्ट करते हुए लिखा, घुसपैठियों को लेकर सिर्फ बातें ना हो, अगर जानकारी है तो उसे शेयर करें। इस पोस्ट पर एक शख्स ने कमेंट कर पूछ लिया, अगर सड़कें टूट जाएं और दलदल बन जाएं तो शिकायत कहां करें मंत्री महोदय। इस पर विजय शर्मा ने तुरंत जवाब दिया और एक नंबर साझा करते हुए लिखा, इस नंबर पर शिकायत करें क्योंकि ये इन्हीं की देन है। ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का था, जिसके बाद बघेल भी डिजिटली तंज कसते दिखे। कुर्सी है तुम्हारा, ये जो अनाजा तो नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। कमाल है विजय शर्मा जी, आपके अधिकारी घुसपैठिए नहीं ढूंढ पा रहे तो आपको जनता के पास जाना पड़ रहा है। सड़कों की दुर्गति ठीक करने के लिए आप मेरा नंबर लोगों को बांट रहे हैं। 5 वर्षों में वो सड़क नहीं बनी, पैसा भी स्वीकृत नहीं हुआ। अभी हमने 4 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके 4 करोड़ स्वीकृत कराया है, टेंडर हो चुका है, काम अब प्रारंभ हो गया है। अभी वो जो गड्ढा है ना, उस गड्ढे में उनको बैठना नहीं चाहिए, उस गड्ढे में उनको लेटना चाहिए। वो जो गड्ढा है ना, ये उन्हीं का बनाया गड्ढा है, ये मोहम्मद अकबर जी का और भूपेश बघेल जी का बनाया हुआ गड्ढा है। ये इस गड्ढे में उनको अपना मुंह छुपाना चाहिए।
डिजिटली सियासी तकरार तो बदस्तूर जारी रहेगी, लेकिन अहम सवाल यह है कि जनता के मुद्दे कब तक राजनीति की भेंट चढ़ते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सोशल मीडिया पर सियासी रार, डिप्टी सीएम और एक्स सीएम में तकरार, नंबर का हेरफेर और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती सियासत का क्या बेजोड़ उदाहरण देखने को मिला है। टूटी फूटी और खस्ता हाल सड़कों के बारे में जब डिप्टी सीएम से पूछा गया तो जवाब के बदले आम जनता को मिला पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नंबर। दरअसल छत्तीसगढ़ में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ बीजेपी सरकार जी जान से लगी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक नंबर पोस्ट करते हुए लिखा, घुसपैठियों को लेकर सिर्फ बातें ना हो, अगर जानकारी है तो उसे शेयर करें। इस पोस्ट पर एक शख्स ने कमेंट कर पूछ लिया, अगर सड़कें टूट जाएं और दलदल बन जाएं तो शिकायत कहां करें मंत्री महोदय। इस पर विजय शर्मा ने तुरंत जवाब दिया और एक नंबर साझा करते हुए लिखा, इस नंबर पर शिकायत करें क्योंकि ये इन्हीं की देन है। ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का था, जिसके बाद बघेल भी डिजिटली तंज कसते दिखे। कुर्सी है तुम्हारा, ये जो अनाजा तो नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। कमाल है विजय शर्मा जी, आपके अधिकारी घुसपैठिए नहीं ढूंढ पा रहे तो आपको जनता के पास जाना पड़ रहा है। सड़कों की दुर्गति ठीक करने के लिए आप मेरा नंबर लोगों को बांट रहे हैं। 5 वर्षों में वो सड़क नहीं बनी, पैसा भी स्वीकृत नहीं हुआ। अभी हमने 4 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके 4 करोड़ स्वीकृत कराया है। टेंडर हो चुका है, काम अब प्रारंभ हो गया है। अभी वो जो गड्ढा है ना, उस गड्ढे में उनको बैठना नहीं चाहिए, उस गड्ढे में उनको लेटना चाहिए। वो जो गड्ढा है ना, ये उन्हीं का बनाया गड्ढा है। ये मोहम्मद अकबर जी का और भूपेश बघेल जी का बनाया हुआ गड्ढा है। ये इस गड्ढे में उनको अपना मुंह छुपाना चाहिए। डिजिटली सियासी तकरार तो बदस्तूर जारी रहेगी, लेकिन अहम सवाल यह है कि जनता के मुद्दे कब तक राजनीति की भेंट चढ़ते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सोशल मीडिया पर सियासी रार, डिप्टी सीएम और एक्स सीएम में तकरार, नंबर का हेरफेर और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती सियासत का क्या बेजोड़ उदाहरण देखने को मिला है। टूटी फूटी और खस्ता हाल सड़कों के बारे में जब डिप्टी सीएम से पूछा गया तो जवाब के बदले आम जनता को मिला पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नंबर। दरअसल छत्तीसगढ़ में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ बीजेपी सरकार जी जान से लगी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक नंबर पोस्ट करते हुए लिखा, घुसपैठियों को लेकर सिर्फ बातें ना हो, अगर जानकारी है तो उसे शेयर करें। इस पोस्ट पर एक शख्स ने कमेंट कर पूछ लिया, अगर सड़कें टूट जाएं और दलदल बन जाएं तो शिकायत कहां करें मंत्री महोदय। इस पर विजय शर्मा ने तुरंत जवाब दिया और एक नंबर साझा करते हुए लिखा, इस नंबर पर शिकायत करें क्योंकि ये इन्हीं की देन है। ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का था, जिसके बाद बघेल भी डिजिटली तंज कसते दिखे। कुर्सी है तुम्हारा, ये जो अनाजा तो नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। कमाल है विजय शर्मा जी, आपके अधिकारी घुसपैठिए नहीं ढूंढ पा रहे तो आपको जनता के पास जाना पड़ रहा है। सड़कों की दुर्गति ठीक करने के लिए आप मेरा नंबर लोगों को बांट रहे हैं। 5 वर्षों में वो सड़क नहीं बनी, पैसा भी स्वीकृत नहीं हुआ। अभी हमने 4 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके 4 करोड़ स्वीकृत कराया है। टेंडर हो चुका है, काम अब प्रारंभ हो गया है। अभी वो जो गड्ढा है ना, उस गड्ढे में उनको बैठना नहीं चाहिए, उस गड्ढे में उनको लेटना चाहिए। वो जो गड्ढा है ना, ये उन्हीं का बनाया गड्ढा है। ये मोहम्मद अकबर जी का और भूपेश बघेल जी का बनाया हुआ गड्ढा है। ये इस गड्ढे में उनको अपना मुंह छुपाना चाहिए। डिजिटली सियासी तकरार तो बदस्तूर जारी रहेगी, लेकिन अहम सवाल यह है कि जनता के मुद्दे कब तक राजनीति की भेंट चढ़ते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सोशल मीडिया पर सियासी रार, डिप्टी सीएम और एक्स सीएम में तकरार, नंबर का हेरफेर और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती सियासत का क्या बेजोड़ उदाहरण देखने को मिला है। टूटी फूटी और खस्ता हाल सड़कों के बारे में जब डिप्टी सीएम से पूछा गया तो जवाब के बदले आम जनता को मिला पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नंबर। दरअसल छत्तीसगढ़ में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ बीजेपी सरकार जी जान से लगी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक नंबर पोस्ट करते हुए लिखा, घुसपैठियों को लेकर सिर्फ बातें ना हो, अगर जानकारी है तो उसे शेयर करें। इस पोस्ट पर एक शख्स ने कमेंट कर पूछ लिया,
अगर सड़कें टूट नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बड़ी खबर, शासन की योजना विफल नजर आ रही है। ग्वालियर से 30 किलोमीटर दूरी पर कॉलोनी स्थित है। 25 से 30 साल से निवास कर रहे हैं, परेशानी से जूझ रहे हैं। सड़क में गड्ढे हैं, सड़क तालाब में तब्दील है, पेयजल की समस्या है, पंचायत की ओर से कचरे की गाड़ी नहीं आती है, सड़क का पानी घरों में जा रहा है, गंदा पानी गड्ढों में जमा हो रहा है, मच्छर का प्रकोप पनप रहा है, कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे स्कूल जाने में असमर्थ हैं। रोड में गड्ढा है, फिरने में बुजुर्गों को, बच्चों को स्कूल में जाने के लिए सुविधा होती है बच्चों को। और जैसे वर्षा होती है तो पानी भर जाता है, घरों में भी पानी भर जाता है। गाँव में आदर लेकिन यहाँ पे व्यवस्था नहीं कर रही है सरकार ने। तो ये सरपंच से मैंने कई बार रिक्वेस्ट भी किया है, लेकिन यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। तो बहुत देखो आप दोनों का एग्री करिए, ये वहाँ तक इधर भी दे, हाँ इधर भी पंच को दिया था एक, तो वो भी कुछ नहीं है कि यहाँ पे आपको क्या कहा उन्होंने। एक प्रति ले ली है, कलेक्टर तो नहीं थे, सीएम थे, कौन थे, सीओ थे। हाँ, उसके बाद अभी तो कोई नहीं है उनका रुझान। आश्वासन दिया, यही बोला देखेंगे बस। तो यहाँ के जो पार्षद है वो नहीं सुनते। पार्षद नहीं है, वही है सरपंच है। हाँ सरपंच, सेक्रेटरी। 30 किलोमीटर पड़ता है। हाँ 30 किलो दूर। और उन्नाव से बड़ी खबर आ रही है। देशी शराब ठेके से मानवता को शर्मसार करने वाला सीसीटीवी वीडियो आया सामने। ठेके पर शराब पीने गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। नावगंज के मोहल्ला गांधीनगर निवासी कुलदीप बीती 2 जुलाई की सुबह 11 बजे कुसुम्भी में बने देशी शराब ठेके पर शराब पीने गया था। शराब ठेके पर शराब पीने के बाद बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में कैंटीन के तख्त पर लेट गया था। कुछ देर बाद सेल्समैन के इशारों पर कैंटीन संचालकों ने युवक के साथ मानवता को शर्मसार करने वाला व्यवहार करते हुए उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। कुछ घंटों बाद युवक का शव शराब ठेके से कुछ दूर खेत में पड़ा हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची अजगैन पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। मृतक का भाई रामलखन शराब के ठेके के सेल्समैन पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को शिकायत की है। ये पूरी घटना शराब ठेके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एनटीवी न्यूज के लिए भानु सिंह चंदेल की रिपोर्ट। मेरा नाम रामलखन है, नवाबगंज वार्ड नंबर 10 का रहने वाला हूँ। 1-2 तारीख को मेरा भैया कुलदीप कुसुम्भी रोड ठेके पे गया था दारू पीने। दारू पी के वहाँ कुछ लोगों से मार हुआ है, लड़ाई हुई। उसके बाद मेरे भैया को बुरी तरीके से मारा है, पीटा है और उसको उठा के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया है और उसकी वजह से फेंक दिया है तो मर गया है। और आज 1 तारीख, आज 4 तारीख को दिलीप लश्करी नगर पंचायत अध्यक्ष और मनोज पांडे प्रधान कुसुम्भी के दोनों मेरे दरवाजे पे आए थे और मुझको धमकी दे रहे थे, कह रहे थे 1-1.5 लाख रुपए ले लो, नहीं तो जैसे तुम्हारा भाई मर गया वैसे तुमको भी मार के फेंक देंगे। मैंने कप्तान साहब के यहाँ कंप्लेन दिया है। मेरा निवेदन है कि मेरा रक्षा की जाए, मेरे परिवार की रक्षा की जाए।
और प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। प्रेम प्रसंग में हुई छात्र हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा। हत्या में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने रंगोली चौराहे से किया गिरफ्तार। कल शराब पिलाकर नशे की हालत में गमछे और हथौड़ी से पीटकर छात्र राज वर्मा की हुई थी हत्या। आरोपी की बहन से मृतक राज वर्मा का 2 वर्ष से था प्रेम संबंध। बहन के प्रेम संबंध से नाराज था आरोपी शिवम गिरी। घटना का एसपी डॉक्टर अनिल कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा। सांगीपुर थाना क्षेत्र के ज्ञानीपुर का पूरा मामला। एनटीवी न्यूज से सुशील कुमार, ब्यूरो चीफ, प्रतापगढ़। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज, सच की आवाज। आइए देखते हैं उन्नाव जनपद की यह महत्वपूर्ण खबर। और उन्नाव से बड़ी खबर आ रही है। देशी शराब ठेके से मानवता को शर्मसार करने वाला सीसीटीवी वीडियो आया सामने। ठेके पर शराब पीने गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। नावगंज के मोहल्ला गांधीनगर निवासी कुलदीप बीती 2 जुलाई की सुबह 11 बजे कुसुम्भी में बने देशी शराब ठेके पर शराब पीने गया था। शराब ठेके पर शराब पीने के बाद बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में कैंटीन के तख्त पर लेट गया था। कुछ देर बाद सेल्समैन के इशारों पर कैंटीन संचालकों ने युवक के साथ मानवता को शर्मसार करने वाला व्यवहार करते हुए उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। कुछ घंटों बाद युवक का शव शराब ठेके से कुछ दूर खेत में पड़ा हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची अजगैन पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। मृतक का भाई रामलखन शराब के ठेके के सेल्समैन पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को शिकायत की है। ये पूरी घटना शराब ठेके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एनटीवी न्यूज के लिए भानु सिंह चंदेल की रिपोर्ट। मेरा नाम रामलखन है, नवाबगंज वार्ड नंबर 10 का रहने वाला हूँ। 1-2 तारीख को मेरा भैया कुलदीप कुसुम्भी रोड ठेके पे गया था दारू पीने। दारू पी के वहाँ कुछ लोगों से मार हुआ है, लड़ाई हुई। उसके बाद मेरे भैया को बुरी तरीके से मारा है, पीटा है और उसको उठा के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया है और उसकी वजह से फेंक दिया है, वो मर गया है। और आज 4 तारीख को दिलीप लश्करी नगर पंचायत अध्यक्ष और मनोज पांडे प्रधान कुसुम्भी के दोनों मेरे दरवाजे पे आए थे और मुझको धमकी दे रहे थे, कह रहे थे 1.5 लाख रुपए ले लो, नहीं तो जैसे तुम्हारा भाई मर गया वैसे तुमको भी मार के फेंक देंगे। मैंने कप्तान साहब के यहाँ कंप्लेन दिया है। मेरा निवेदन है कि मेरा रक्षा की जाए, मेरे परिवार की रक्षा की जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुझे लगता है ये जो लोग भी करते हैं वो गंदी राजनीति है और ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए। देश के किसी भी हिस्से में नहीं होना चाहिए। ये देश इसी बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर है, उसके बाद भी अनेकता में एकता है। यही तो हमारे देश का कल्चर है और यही इसकी खूबी है, खासियत है।
तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो लोग भी गंदी राजनीति करते हैं उनको नहीं करना चाहिए, उनको संभल जाना चाहिए, क्योंकि ये तोड़ने की राजनीति है। आप राजनीति करिए पर जोड़ने की राजनीति करिए, तोड़ने की नहीं। तो मुझे लगता है अगर कोई इस तरह की बात करता है और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर मैं नहीं बोलता हूं मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूं, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे, रहता हूं वहीं। तो ये गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए, मेरा ये कहना है। राणे ने कहा है कि सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, गरीब हिंदुओं को, किसी मुसलमान को टारगेट नहीं किया जा रहा है। जैसे आमिर खान हिंदी मैंने कहा ना, इस तरह की ना गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं खुद भी एक पॉलिटिशियन भी हूं, कलाकार भी हूं, पर मैं मानता हूं कि राजनीति कभी भी लोगों के भले के लिए होनी चाहिए, देश के भले के लिए होनी चाहिए। इस तरह की गंदी राजनीति नहीं, कहीं भी ये कंपल्सरी होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर किसी की क्षमता है कि वो 1, 2, 3, 4, 5 भाषा सीख सकता है तो सीखे, क्योंकि मराठी बहुत अच्छी भाषा है, बहुत प्यारी भाषा है, भोजपुरी जैसे प्यारी भाषा है, गुजराती है, मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, सारी भाषाएं बहुत, सबकी अपनी खूबसूरती है। तो वो सबको सीखना चाहिए अगर क्षमता है तो, पर नहीं अगर सीख सकते तो कोई जरूरी नहीं, किसी को जबरी नहीं करना चाहिए। ये गंदी राजनीति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ये आप भी मानते हैं? मैं ऐसा नहीं मानता। ये किसी को भी, किसी टोपी वाले को नहीं कहते कि आप मराठी बोलो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो गंदी राजनीति करते हैं वो किसी के नहीं होते, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जो गंदी राजनीति करते हैं वो गंदी राजनीति करते हैं और वो किसी के नहीं होते हैं, मैं तो ये मानता हूँ। अखिलेश यादव 2 दिन पहले गए थे आपकी बात आजमगढ़ में, उन्होंने अपने कार्यालय को पीडीए कार्यालय बना दिया। ये किस तरह का पहल? मुझे लगता है कि सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं और करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि लड़ने का मजा तब आता है लड़ने वाला जब काबिल हो। तो जब वो वहां आते हैं और वहां आकर के कुछ काम करते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है कि भाई पहले तो आते ही नहीं थे, कम से कम हमारे आने का इतना तो फायदा हुआ कि अब उनको आना पड़ रहा है। नहीं तो ये लोग तो जीत के अपना प्रमाण पत्र लेने नहीं आते थे, पर अब आना पड़ रहा है लोगों के बीच। उनकी अगर उपस्थिति हो रही है तो ये अच्छा संकेत, अच्छा है।